हेलो बच्चों, मैं कुलदीप मेहता रेंचो साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था, वो हम लोग 4 कर चुके थे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 4 रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसके आगे के जो रिएक्शंस बच गए उन रिएक्शंस को देखेंगे। तो आगे के चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शंस। जैसे उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए अगर ऑक्सीजन की संख्या किसी कंपाउंड में बढ़ता हुआ दिखता है, उन ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन कम होगा, उस केस में कहा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए, आप डेफिनेशन पहले देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों में कोई भी हो रहा हो, तो इस केस में उसे कहा जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पर Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट देने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए, कॉपर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर कॉपर ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 हो चुका है। उसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन होके कॉपर ऑक्साइड बन गया है। समझ पाए? ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कॉपर का। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स का होता है, रिएक्टेंट याद रहे। उसी तरह आगे देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, तो उसी का जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा, तब ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन घटे और या हाइड्रोजन बढ़े तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन। जैसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी, या तो फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा। ये दोनों में से कोई भी अगर हो रहा हो, इस केस में उसे रिडक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन के बाद कॉपर प्लस H2O बन रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कॉपर ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर Cu के साथ एक ऑक्सीजन है, और जब यहाँ बन के आया प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई। यहाँ से जाने के बाद ऑक्सीजन एक कम हो चुका है, उसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। समझ पाए? इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर, इसका रिडक्शन हुआ, ये रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? मतलब ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना, और रिडक्शन कहने का मतलब ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन का बढ़ जाना, ये रिडक्शन कहलाता है। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ध्यान से, रेडॉक्स कहने का मतलब होता है रेडॉक्स, ये बना हुआ रेडॉक्स रिडक्शन से, ये है रिडक्शन और ये है आपका ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, अगर ये दोनों प्रोसेस हो रहा होगा, तब उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए देखिए, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में होना चाहिए। रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी समय ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तब उसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए आप, तो यहाँ पर ये एग्जांपल कुछ देर पहले भी दिखाए थे आपको। CuO प्लस H2 बन गया Cu प्लस H2O। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट हुआ है हाइड्रोजन के साथ और बनाया कॉपर और H2O, वाटर बनाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन घटा, उसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये देखिए रिमूवल ऑक्सीजन, रिडक्शन हुआ इसका। और यहाँ H2 के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। समझ पाए? दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बना दिया 3Fe प्लस 4H2O।
यहाँ पर देखिए तो Fe के साथ 4 ऑक्सीजन थे, Fe3 के साथ 4 ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव किया है, घट गया है, उसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। जबकि यहाँ H2 के साथ एक ऑक्सीजन ऐड होकर H2O बनाया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन, जिसके चक्कर में इसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो इस प्रकार समझ पाए, रेडॉक्स कहने का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा तो उसे रेडॉक्स कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब जब ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन घट जाए, कम हो जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए, इस केस में उसे रिडक्शन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर एक वर्ड और आपको सीखना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो कंपाउंड होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रहता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है? जिसका रिडक्शन हुआ होगा। तो जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ था? रिडक्शन। उसका मतलब ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। उसका मतलब H2 है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? इस जगह को देख लीजिए, इस रिएक्शन को Fe3O4, यहां पर देखिए इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी रिडक्शन है, तो इसका रिडक्शन हुआ, उसका मतलब इसे हम कह सकते हैं ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर देखिए H2 है, H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। उसका मतलब ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जिसका रिडक्शन हुआ है, उल्टा है। और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ पाए? हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब, प्रेसिपिटेट करने का मतलब होता है जम जाना। मतलब कभी जब रिएक्शन हो, रिएक्शन के बाद कुछ ऐसे कंपाउंड बने जो कंपाउंड कहीं जम जाए, नीचे जाके बैठ जाए, जो कंटेनर में हो रहा हो रिएक्शन, वो कंटेनर में जाके नीचे अगर बैठ जाता है तो उसे कहा जाता है वो प्रेसिपिटेट हो गया, और इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ पाए? तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, वाटर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होना चाहिए इस जगह पर, प्रेसिपिटेट। मतलब ऐसा एक कोई रिएक्शन हो जिसमें जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल ना हो, वाटर में इनसोल्यूबल हो, और वो नीचे जाके जम जाए, नीचे जाके बैठ जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उस कंपाउंड को जो नीचे जाके बैठ गया उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। चलिए, ये एक रिएक्शन हमारे सामने है, Na2SO4 जिसे सोडियम सल्फेट कहा जाता है, और ये आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो जब इनके बीच रिएक्शन होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यहाँ पर देखिए SO4 एक आयन है और क्लोराइड एक आयन है, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन Na के साथ चला गया, NaCl बना लिया और बेरियम सल्फेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट, जो ये बेरियम सल्फेट वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए बेरियम सल्फेट नीचे जाके बैठ जाता है। वाइट कलर का ये होता है, ये वाइट कलर का वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये। तो चूंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। समझे? सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगे जरूरी नहीं है। जिसमें वाटर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता होगा, जिसमें ऐसा कंपाउंड बनेगा जो नीचे जाकर जम जाएगा, उस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि यहाँ देखने के बाद आपको लगे कि सारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग है, जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, और प्रेसिपिटेशन में जिसमें वाटर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसे कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए अगला हमारा रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हम लोग दो वर्ड जानेंगे, एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। देखने में दोनों एक जैसा है, सिर्फ यहाँ पर एक्सो और एंडो का बात चल रहा है।
एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कोई ऐसा रिएक्शन हो, कोई ऐसा केमिकल चेंज हो जिसके होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता हो, हीट बाहर निकलता हो। तो जब हीट वहाँ से जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, उल्टा उसको हीट देना पड़ेगा, उस रिएक्शन को कराने के लिए उसको उल्टा हीट देना पड़ेगा, वो हीट को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ पाए? एक्सोथर्मिक मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर निकालेगा, मतलब जो रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकलता है उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट को सोख लेता है उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ पाए? तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हम लोग मेथेन है, CH4 मेथेन, जब इसको जलाते हैं तो जलाने का मतलब जानते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो जब जलाते हैं तो जलाने के बाद CO2 बनता है और H2O बनता है, और इसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। आपको भी पता है, जब मेथेन एथेन प्रोपेन कोई भी गैस है या ब्यूटेन वगैरह जो सिलेंडर में आप LPG गैस में यूज़ करते हैं उसे ब्यूटेन या प्रोपेन गैस कहा जाता है। तो वो गैस को अगर जलाने पर हीट प्रोड्यूस होता है, तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो जो गैस आपके सिलेंडर में है, LPG में है, उसका जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर मेथेन है, एक अलग गैस है, और LPG में होता है प्रोपेन या ब्यूटेन गैस। तो उनके जलने के कारण ये हीट प्रोड्यूस होता है, उसका मतलब ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, कहने का मतलब जो वेजिटेबल का छिलका वगैरह होता है, वेजिटेबल उसको अगर हम लोग ज़मीन के नीचे दबा देते हैं उसको गड्ढा करके, उसके बाद कुछ दिन बाद वो कंपोस्ट बन जाता है। तो वहाँ पर जो ये वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स जब डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बनते हैं तो वहाँ पर क्या चेंज देखने को मिलता है? तो वहाँ पर भी एक रिएक्शन होता है, नया चीज़ बनता है, लेकिन वहाँ जो रिएक्शन है तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बाहर निकलता है। वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू मतलब वेजिटेबल को कंपोस्ट में बदलने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर काउंट होता है। उसी तरह से हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन कहने का मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, और जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लिए, जो हम लोग खाए वो खाना अंदर गया, वो कन्वर्ट होगा पचने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन, फैट, ये सब बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है किसी प्रोसेस के द्वारा, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज और जो हमने ऑक्सीजन लिया अंदर, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों सेल में, कोशिका में, हमारे बॉडी में जो बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल जिसे कोशिका कहते हैं, उसके अंदर जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों पहुंच गया सेल के अंदर, और वहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये भी सेल के अंदर पहुंच गया और ये भी सेल के अंदर पहुंच गया, और यहाँ पर दोनों के बीच रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर अब निकालते हैं, H2O वाटर जो बॉडी के अंदर रह जाता है, और एनर्जी, ये देखिए एनर्जी, जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस इसी प्रोसेस के सहारे होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो बॉडी में ग्लूकोज तैयार हुआ है और जो ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया, उनके बीच रिएक्शन होने के कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, वही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वही एनर्जी के कारण हमारा बॉडी काम कर पाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कोई चीज़ खाते हैं तो खाने से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी इसी प्रोसेस से आता है, इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेस्पिरेशन में भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मतलब रेस्पिरेशन भी एग्जाम्पल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो समझ पाए, जो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता हो उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारा एंडोथर्मिक। इसका मतलब तो बता चुके आपको कि जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब हीट हम उसे दिए और वो सोख लिया, उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर रिएक्शंस विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो हीट का एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद काम अपना करेगा, उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके एग्जांपल में देखिए, ये सब रिएक्शंस हम लोग पिछले डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। इस सब रिएक्शंस को फिर से रिपीट हो रहा है। ये देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट को जब हीट दीजिएगा,
हीट अगर नहीं देते तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। जब इसके साथ इस पर हम लोग हीट देते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तभी हो पाया जब उसे हीट दिया गया, वो हीट का उपयोग किया, हीट को सोख लिया, सोखने के बाद ये बनाया है। उसका मतलब यहाँ पर हीट सोखा गया, एब्जॉर्ब किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे तब ये कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग इसमें जब हीट दिए तो हीट देने के बाद उस हीट को ये एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर हीट देने के कारण, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला, इसलिए इसे भी कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे इस चैप्टर में NCERT बुक में बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी गई है, तो सारे रिएक्शंस खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम लोग अगले क्लास में जो एक्टिविटीज़ दी उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उन एक्टिविटीज़ से उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि CBSE के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ से आता है। इसलिए एक्टिविटीज़ का अगला जो क्लास होगा उस क्लास को ज़रूर आप देखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।